ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਆંકੜਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ੈਲਜਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਡਮ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਗਏ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਈ, 2,67,800 ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸ਼ੈਲਜਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿਰਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡਮ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਔਰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੂਗਾ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆંકੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਆંકੜਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਕੇ 290-95 ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਆંકੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 2,67,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 10 ਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ हरियाणा परिवर्तन चाहता है, देश परिवर्तन चाहता है। इतनी जो बड़े मार्जिन के साथ शैलजा जी ने यहाँ से जीत हासिल की है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता में इस बात की बहुत खुशी है। मैंने अभी शायद आपका जो हमारे साथी सम्मेलन था उसमें भी यही बात रखी थी कि जनता बड़ी जागरूक हो चुकी और ये चुनाव जो है जनता ने लड़ा है। और जनता ने जो मोदी का अहंकारी रवैया था और जनता को ये एहसास हो गया, ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है। और इतना वो ये कहते कि 400 पार से हम ज्यादा विकास कर सकते हैं। विकास तो साधारण बहुमत से भी हो सकता था, पर उनको एहसास हुआ कि इस 400 पार के नारे के साजिश के साथ संविधान में छेड़छाड़ करने की इच्छा है और आरक्षण में भी छेड़छाड़ करने की इच्छा है। अगर संविधान को बदलने का काम किया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा और इसलिए लोग जागरूक होकर और एक बहुत उनके खिलाफ एक बहुमत दिया है। अगर थोड़ा बहुत जो नैतिकता की बात करते भगवान राम की दुहाई देने वाले मोदी जी से अगर थोड़ी भी नैतिकता है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला बीजेपी को, उनको इस्तीफा देना चाहिए। पर मैं जनता को, देश की जनता को, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, फिर भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कम से कम एक काम कर दिया, उनको अहंकार को तोड़ने का काम किया। मोदी जी पहले ये कहा करते मोदी सरकार, फिर बीजेपी सरकार, अब कल भाषण दे रहे थे, ना मोदी सरकार बोले ना बीजेपी बोले, एनडीए की सरकार। कम से कम कुछ ना कुछ अहंकार खत्म हुआ। और हमें सरकार बने ना बने, हम सत्ता के चाहने वाले लोग नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि इस देश में जहाँ पक्ष हो, एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए ताकि जो सत्ताधारी है उसके नकेल डाल सके। और जनता ने अगर हमें विपक्ष मजबूत की भूमिका में ठहराया है तो मजबूती के साथ विपक्ष में भी सर, धर्म के नाम पे वोट मांगी जाती थी, राम के नाम पे वोट मांगी थी, वो कैसे? वो आप देख लेना ना, भगवान राम भी नाराज हुए उनसे, जनता जहाँ नाराज हुई भगवान राम भी नाराज हुए। जिस अयोध्या की बात करते थे उस अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी हारती, तो भगवान राम ने भी उनको श्राप दिया है कि मैं सबका हूँ, आपने हमारा ठेका नहीं ले रखा। और इसलिए जो धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों को लोग भगवान राम भी माफ नहीं करते। सर, कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट आता था तो बोलते थे राम लल्ला आए हैं, राम आए हैं, तो वैसी बात वो सामने आती थी। मैंने अपने चुनावी भाषण में भी बार बार कहा है, मैंने उनका गाना सुना, जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आए। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा, हम जितने भी प्राणी हम भगवान राम को थोड़े ला सकते, भगवान राम हमें लेके, और वो तो ये ठेका ले लिया कि हम भगवान राम को ही हम देखे। मतलब लोग जो एग्जिट पोल से कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठते, उसने बड़ा दिल दुखाया लोगों को। देखिए, जिस तरीके से हमारे जो एक बहुत जुझारू नेता ममता जो टीएमसी के, उन्होंने कहा है परसों कि जितने भी ये जो आपके एग्जिट पोल वाले उन लोगों को जनता से माफी मांगनी। और मैं भी ये कहूंगा, एग्जिट पोल के जो भी एग्जिट पोल साइकोलॉजी जो संस्थाएं हैं और जिस तरह का इस लोग भ्रामक प्रचार करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं, कम से कम और ज्यादा ना हो तो एक बार जनता से माफी जरूर मांगे कि इस तरह का भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। सर, नीतीश जी और नायडू जी जो है, उन्हें अब कहीं ना कहीं बातें निकलकर सामने आ रही है कि उन्हें लुभाने का प्रयास किया।
नहीं, हम तो चाहे को वो लुभाएं नहीं लुभाएं, हम तो एक बात जरूर कहेंगे, भगवान राम से हमारा वाहिगुरु से अरदास है कि इन दोनों नेताओं को सद्बुद्धि दें, और इस सद्बुद्धि ऐसी सद्बुद्धि कि वो इंडिया गठबंधन में आए और इसके देश को संविधान को लोकतंत्र बचाने में जो जनता ने कदम उठाया उस कदम में सहयोग देना चाहिए, और लोग उनको हमेशा पूजेंगे अगर उन्होंने सही वक्त पे सही फैसला किया। से आपने शुरू कर दिया। नहीं, हमने तो नारा लेके ही चले थे, अब है सरसा की बारी, फिर हरियाणा की तैयारी। तो ये जैसे आईएएस का एग्जाम होता है, एचसीएस का एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी होता है, प्रिलिमिनरी के बाद फाइनल होता है, तो ये प्रिलिमिनरी एग्जाम था और उसमें हमें 50% मिल गए। 50% मिल गए तो हम इलिजिबल हो गए, और 56 विधानसभा में 90 में से 56 विधानसभा में कांग्रेस की बढ़त आई है। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले चुनाव के अंदर 75 पार का नारा बीजेपी तो सिद्ध नहीं कर पाई, हम इस बार 75 पार का नारा पूरा करें। सिर्फ 7 वाले राज्य पंजाब में भी 7 सीटें इस वक्त जो है कांग्रेस ले गई। बहुत अच्छा हमारी परफॉर्मेंस रही है, पर मैं पहले भी कहा मैं नेता नहीं हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ। अगर थोड़ी सी हमारी से चूक हुई, अगर इंडिया गठबंधन सही हो जाता तो वहाँ 13 की 13 सीटें इंडिया गठबंधन को आ सकती थी। ठीक है, कई बार राजनीतिक मजबूरियां होती है, कई बार कार्यकर्ताओं के दबाव भी होता है, कई चीजें हमें देखनी पड़ती है। अगर सही वहाँ इंडिया गठबंधन हो जाता तो पंजाब में तस्वीर अलग होती, 13 की 13 सीट इंडिया गठबंधन। सर, जीत के साथ जिम्मेवारी जो है वो भी साथ में मिली और लोग अब क्योंकि उनकी जीत जो है बीजेपी वालों की वो आधी रह गई, 5 सीटों पर कांग्रेस होता है, तो जिम्मेवारी किस तरह से निभाएगी? कितना जोश है इस वक्त कार्यकर्ताओं में और भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की? कांग्रेस? नहीं, देखिए, हमने तो हमेशा जिम्मेवारी निभाई। आपने पिछले 2019 में दवाड़ी की जनता ने अपने बेटे अपने भाई को अमित को यहाँ से जिता के भेजा, और हमें विपक्ष की भूमिका मिली, और मैं ये फैसला नहीं करूंगा, इसमें आप फैसला करेंगे, जनता फैसला करेगी कि विपक्ष की भूमिका कितनी अदा की है। अगर विपक्ष की भूमिका अदा ना की होती तो सर्वश्रेष्ठ विधायक का इनाम भी ना मिलता। और सर्वश्रेष्ठ विधायक देने वाली कमेटी कौन है, ये आप देखने की कुछ लोग कह देते हैं, वो कमेटी कौन है? उस कमेटी का हेड था स्पीकर, मेंबर थे चेयरमैन मेंबर थे चीफ मिनिस्टर, तीसरे मेंबर थे डिप्टी स्पीकर, चौथे मेंबर थे पार्लियामेंट मिनिस्टर, पांचवा मेंबर थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और छठे मेंबर थे विपक्ष के नेता हुड्डा साहब। तो 5 आदमी तो सत्ता पक्ष के थे, एक ही विपक्ष का था। तो 6 आदमियों ने फैसला किया, अमित को सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया। वो तभी किया ना कि उसने विपक्ष की भूमिका सही अदा की है। तो हम तो हमेशा, चाहे सत्ता में है चाहे विपक्ष में, हमारा काम है जनता की आवाज को बुलंद करना, जनता की सेवा करना। हमने सत्ता को सुख भोगने का साधन नहीं करवाया, हमने इसको व्यापार बनाने का काम नहीं किया, हमने राजनीति को सामाजिक सेवा के रूप में लिया है। और दूसरी पार्टियों ने जिनके नाम चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, जनता जानती है, जिन्होंने सत्ता को राजनीतिकरण के साथ व्यापारीकरण भी करने का काम। सर, अंतिम सवाल एक पूरा आपसे करना चाहूंगी। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी की बात चल रही थी, लेकिन इस बीच इनेलो और जजपा भी जो है वो भी प्रयास कर रही थी कि वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का दूर पाए, लेकिन वो भी जो है नहीं कर पाए, उनका खाता तक नहीं खुला। उनकी लड़ाई जीतने हारने की नहीं, तस्वीर उनके सामने थी, जैसे दीवार पे लिखा हुआ बड़ा आराम से पढ़ा जाता। उनका मकसद था अपना निशान बचाना, कहीं ना कहीं कोशिश करके 8%, 6% वोट मिल जाए ताकि हमारा निशान बच जाए। पर जनता ने निशान भी नहीं बचाने का साथ दिया, और 7 उम्मीदवारों ने 2,11,000 वोट मिले हैं, और जजपा के 10 उम्मीदवारों को 1,11,000 वोट मिले हैं। दोनों को जोड़ ले तो जो शैलजा जी को मिला है उसका 40% इन दोनों को मिला है। तो अब उनका वजूद क्या है, आप इस बात से इस लोकसभा चुनाव में जनता ने सामने रख दिया है, आंकलन आप करते रहो। आज कांग्रेस से शैलजा जी ने जीत प्राप्त की और विपक्ष जो है इस वक्त मजबूत हो गया, कमल खिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्या कहते देखिए, ये तो उनके खुद के उनके
ये कह सकते हैं ख्याली पुलाव था जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया। मैं मानता हूँ वास्तविकता से वो भी कहीं ना कहीं परिचित थे, या फिर उन्होंने अपने आप को जनता से इतना दूर कर लिया था 10 सालों में कि उनको जनता की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। उसका सबसे बड़ा उदाहरण भी ये था जब किसान आंदोलन हुआ, 1.5 साल तक लोग सड़कों पे बैठे रहे, मगर सरकार को दिल्ली के नजदीक बैठे किसानों की आवाज नहीं सुनाई दी। व्यापारी हो या कर्मचारी हो, खासकर इस प्रदेश में हर एक, मैं कह रहा हूँ कर्मचारी का जो कोई भी महकमे से है, उन सब ने कोई ना कोई समय में आंदोलन किया, सरकार को उनकी आवाज नहीं सुनाई दी। तो इस तरह से हर एक वर्ग आज दुखी था, महंगाई की मार झेल रहा था, भ्रष्टाचार की मार झेल रहा था, हर तरह की सुख सुविधाओं से वंचित था। मगर सरकार कहती रही कि हमारा तो आपके अच्छे दिन हैं, सरकार कहती सबका साथ सबका विकास, बस नारे देने पे लगी रही। और जब कोई किसी ने अपनी आवाज बुलंद की तो उस आवाज को दबाने का, कुचलने का काम किया। यहाँ तक कि ये संकेत देने का काम कर दिया था अहंकार के अंदर कि अगर हमें मेजोरिटी मिलती है और हमें एक ऐतिहासिक बहुमत मिलता है तो हम प्रजातंत्र से भी छेड़खानी करने से परहेज नहीं करेंगे, जो उनके एक सांसद ने अपने भाषण में बात की। तो इस तरह की जब बातें आई तो मैं मानता हूँ सही जनता ने सही मायने में उनको आईना दिखाने का काम किया है कि भाई केवल आप झूठे वायदों से, जुमलों से जनता को गुमराह करने का काम अब नहीं कर सकते। इससे सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, जो अयोध्या के अंदर जनता ने एक जनादेश देते हुए उनको हराने का काम किया कि भाई आप श्री राम के नाम पर भी राजनीति करने का काम कर रहे हो, उससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि देश और प्रदेश अब करवट बदल रहा है और आने वाले समय में इसका एक बड़ा सबसे पहला जो पड़ाव होगा वो इस लोकसभा चुनाव के बाद हम सभी उम्मीद करते हैं कि गठबंधन की सरकार बने, और उसके बाद जो पहला पड़ाव होगा वो हरियाणा के चुनाव का होगा। सबसे पहली दस्तक वो होगी और यहाँ पे जनता एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को विजयी करके भेजने का काम करेगी। सर, आपने भी आज भाषण में कहा कि विधानसभा की तैयारी करने शुरू कर दी है, 4 महीने बाकी है। क्या विधानसभा डबवाली से क्या एक नया मोड़ है? यही आएगा जी। देखिए अभी हम विपक्ष में रहते हुए हमने एक ही नारे के साथ यहाँ राजनीति शुरू की थी डॉक्टर साहब ने 2007-8 में कि यहाँ पे शराफत विकास की राजनीति को स्थापित करना। पहला चुनाव लड़े डर और आतंक का माहौल था, लोग यहाँ पर निकलने से कतराया करते थे। उसके बाद माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। हालांकि डॉक्टर साहब 2 चुनाव हारे, और 2019 में आखिरी पहला पड़ाव हमने पार किया जब मेरे माध्यम से उस राजनीति का पौधा यहाँ पर लगा। जब मुझे, हालांकि विपक्ष में हम आए और एक मजबूत विपक्ष रहा, हर मुद्दे को हमने उठाने का काम किया, कई मुद्दे मैंने कोशिश करके हल भी करवाए। पर मैं मानता हूँ अब एक बड़ा मौका जनता के पास है कि उस राजनीति को सही मायने में उसकी जड़ों को इतना नीचे तक ले जाएं कि आगे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति यहाँ राजनीति करे वो विकास और शराफत के बगैर राजनीति ना कर पाए। और उसका मैं मानता हूँ सत्ता में भागीदारी हो और अगली सरकार कांग्रेस की हो, उसमें भागीदारी हो और हम बड़े स्तर पर इस हल्के के काम कर सके, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। और कार्यकर्ताओं में जो आज जोश दिखाई दिया है, मैं आपको सच्चाई से कह सकता हूँ, जो उनकी आंखों में एक चमक, जो जोश था, वो मैंने लंबे समय बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देख रहा हूँ। तो ये एक बड़ा अच्छा संकेत है और हम पूरी मेहनत करेंगे अगले विधानसभा। सर, हिसार सीट पर कांटे की टक्कर की बात की जा रही थी, लेकिन इतने फेमस चेहरे होने के बावजूद भी वहां पर जो है कांग्रेस ने अपना झंडा जो है वो गाड़ दिया। जयप्रकाश जी जो है वो सुबह से ही पहले स्थान पर थे और कोई भी अन्य पार्टी जो है उसका जो भी नुमाइंदा जो आगे आया था वो कहीं पर भी टिक नहीं पाया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, केवल मैं हिसार में नहीं, उनको जयप्रकाश जी को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहूंगा। और उसी तरीके से जो हमारे 5 उम्मीदवार यहाँ से शैलजा जी जीत कर गए, उमर रोहतक में अपने आप में एक इतिहास रचने का काम किया। तकरीबन 3.5 लाख वोटों से हमारे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जीत कर गए हैं। मेरे साथी जो मेरे साथ सह विधायक है, मेरे अच्छे साथी हैं, मौलाना हल्के से जो रहे, अम्बाला से, उन्होंने जीत दर्ज की। सोनीपत से ब्रह्मचारी जी ने जीत दर्ज करी। तो ये सभी मैं मानता हूँ एक संकेत है कि कोने कोने में कांग्रेस पार्टी के हाथ का निशान मजबूत हुआ है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि तकरीबन 50 से अधिक सीटें हैं, 55-56 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी उन विधानसभाओं में जीती है। तो जैसे आपने हिसार की भी बात की, हर जगह जनता चुनाव लड़ रही थी। ये जीत सिर्फ केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां पुरानी थी, जनता ने उनको याद करते हुए और पार्टी पे विश्वास जताते हुए
और एक इस सरकार के खिलाफ जनादेश देने का काम किया। तो मैं मानता हूँ मॉरल अथॉरिटी ये जो सरकार है अब हमारे प्रदेश में, उन्होंने भी खो दी है। अगले 3-4 महीने वो फिर से उसी तरह के लुभावने वायदे करने का प्रयास करेंगे, मगर मैं मानता हूँ जनता जागरूक है। और मैं इसका ये कहता हूँ कि एक ये जनादेश इस प्रदेश के आगे की राजनीति, लंबी राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, दो पार्टियों का मुकाबला ही माना जाता था, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन इस बीच क्षेत्रीय पार्टियां भी थी, जैसे इनेलो थी, जजपा थी, लेकिन उनके कैंडिडेट के वोट मिलाकर भी उतने वोट नहीं बन पाए जितने शैलजा जी ने अकेले ने हासिल किए। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो ये राजनीतिक पार्टियां ये एक पारिवारिक पार्टियां हैं और जनता इनके साथ इन्हीं से विमुख होकर 2004-5 के बाद विमुख होकर उन्होंने फिर से कांग्रेस को एक बड़ा जनादेश दिया था। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद भी जब मौका आया तो उन्होंने कांग्रेस से हटकर एक राष्ट्रीय पार्टी जो भाजपा के रूप में चुनने का काम किया। तो ये तो स्पष्ट है, पिछले 20 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि इन पार्टियों को जनता इनसे दूर होती जा रही है। उसका एक बड़ा पैमाना अभी ये है कि इन्होंने पूरी ताकत लगाने के बाद जितने वोट इनको हासिल हुए, तो जनता यही चाहती है कि भाई हम इस तरह की पारिवारिक पार्टियों के माध्यम से को सत्ता नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं एक ऐसी पार्टी हो जो गरीब आम आदमी की आवाज उठा सके। बीच में जब इन्होंने जो झूठे वायदे थे, नारे थे भाजपा के, मोदी जी के, उनसे गुमराह होकर एक बार उनको भी मौका दिया, मगर वहां पर भी उनको ये दिखाई दिया कि उनका चेहरा भी इन पार्टियों से ज्यादा विभिन्न नहीं है। वो भी उसी तरह की राजनीति के ऊपर धक्काशाही, तानाशाही की राजनीति करते हैं। तो उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थामा है और मैं मानता हूँ इस बार कांग्रेस जिस प्रकार से जो वायदे कर रही है, लंबे समय तक इस प्रदेश की राजनीति में एक सशक्त रूप से जनता की सेवा करने का। सर, पहले सिरसा की बारी, फिर हरियाणा की तैयारी, किस तरह से तैयारियां जो है अब विधानसभा इलेक्शन को लेकर की जाएंगी, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसकी जीत तो इस वक्त आधी हो चुकी है और कांग्रेस जो है उसे लोग फिर से खुले दिल से अपना रहे हैं। देखिए, अब दोनों जनता के अंदर भी और कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ा है, क्योंकि ना केवल जीत, अगर ये जीत केवल सीमित रहती कि शैलजा जी या जैसे दीपेंद्र जी या 2-3 सीटें जीतते, पर प्रदेश देश की राजनीति में अगर जिस तरह के नारे दिए जाते थे, क्या अगर भूले भटके अगर उस तरह का नतीजा रहता, तो कहीं ना कहीं जनता का मैं मानता हूँ हौसला, क्योंकि उनका वो विश्वसनीयता खोते जा रहे थे कि भी हम तो वोट कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को दे रहे हैं, मगर ईवीएम के ऊपर जो सवाल थे, पर कहीं ना कहीं अब इससे मैं मानता हूँ उनका मनोबल भी बढ़ा है और अब आने वाले समय में मैं मानता हूँ दुगनी ताकत के साथ तो तैयारी जनता भी कर रही है। जनता आकुल है, मैं मानता हूँ लोकसभा से भी ज्यादा विधानसभा का इंतजार कर रही है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी और मजबूत हुई है। तो मैं कहता दोनों के मिश्रण से एक इस बहुमत को हम दोहराने का या मैं मानता हूँ इसको और बढ़ाने का काम करेंगे।